हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। मैं आपका फ्रेंड कोच मेंटोर प्रगेश प्रसून। और लाइक एवरी डे आई एम हेयर टू ब्रिंग दिस द हिंदू एनालिसिस। और जैसा कि हमारा द हिंदू एनालिसिस एवरी डे दो सेगमेंट में बटा हुआ होता है। वन इज़ योर मेंस मास्टर, जिसमें हम हर टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसके सारे प्रोज कॉन्स क्या क्या पर्सपेक्टिव एनालिटिकल वे में क्रिटिकली एग्जामिन एवरी पर्सपेक्टिव वी सी। ठीक है, कुछ हमारा टॉपिक्स वी सीन प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन। ठीक है, एंड इसके अलावा हम आपको एक 2 पेज का नोट्स देते हैं, यू कैन सी हियर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर वेरी इट्स अ कंप्लीट हॉलिस्टिक पैकेज। एक बार आपने वीडियो कर लिया, यू डोंट नीड टू गो थ्रू फॉर एनी रिसोर्सेज, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। आपको हम 2 पेज का नोट्स दे रहे हैं। अगर हम महीने के 30 दिन की बात करें तो इट्स हार्डली 60 पेज नोट्स। एंड आई अश्योर यू कि इससे ज़्यादा इससे बाहर कोई कंटेंट नहीं आ सकता। आई माई सेल्फ हैज क्लियर 5 times यूपीएससी प्रीलिम्स। सेकेंड चीज दैट आई ऑल्सो अपीयर ट्वाइस इन इंटरव्यू, सो आई हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स खुद से ही प्रिपेयर किया करता था। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट माई एक्सपीरियंस हियर टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, सो वॉच दिस एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेंस डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल। ये जो पहला आर्टिकल है, दिस इज कम इन द एडिटोरियल सेक्शन, एंड दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अ पैंडेमिक ट्रीटी प्रपोज्ड बाय WHO। सर, ये पैंडेमिक ट्रीटी बेसिकली है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे व्हाट हैपेंड, जो इंटायर ग्लोबल रिस्पॉन्स वाज वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी समस्या थी, और यहाँ पे सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को एक साथ एकजुट होके इसका सही से रिस्पॉन्स देना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। उस समय ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई जिसने उस पैंडेमिक को और ख़तरनाक बना दिया। उस पैंडेमिक से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही लीथल हो गए। सो लेट्स सी कि उस समय एक्चुअली हुआ क्या था, जिसके कारण एक आज ज़रूरत पड़ रही है एक नए ट्रीटी की, जिसका WHO प्रपोज कर रहा है। सो लेट्स सी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे वो फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्स जिसने इस क्राइसिस को और भी डेंजरस बना दिया। सो व्हाट हैपेंड, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बहुत सारी कंट्री ने अपने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि हमारे कंट्री में कोई आ नहीं सकता, यहाँ से कोई जा नहीं सकता। बट मोस्ट ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस वेयर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। ठीक है, दे डिडंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि हाँ क्यों इस कंट्री से लोग नहीं आने चाहिए, क्यों इस कंट्री के लोग वहाँ नहीं जाने चाहिए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने अपने बॉर्डर तक भी क्लोज कर डाले। तो मतलब किसी भी तरह से आउटर वर्ल्ड से दे स्टॉप देयर कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट वॉज दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया टर्म इमर्ज हुआ, दैट इज सर वैक्सीन नेशनलिज्म। मतलब कि जितने भी वेल्दी नेशन थे, जिन देश डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास वैक्सीन जल्दी अवेलेबल हो गए। एंड व्हाट दे डिड कि अपने पास वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दिया कि नहीं, हम अपना वैक्सीन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम पहले अपने लोगों को देंगे। और इनके पास जितनी ज़रूरत थी उस ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने अपने पास स्टॉक पाइलिंग किया। सो वैक्सीन नेशनलिज्म के साथ एक और अप्रोच इमर्ज, दैट इज मी फर्स्ट, कि पूरी दुनिया से हमें कंसर्न नहीं है, पहले वी आर कंसर्न विथ ओनली विथ आवर ओन नेशनल्स। और ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने वैक्सीन अपने पास स्टोर कर लिया। शायद इस टेक्नोलॉजी को वो ईजिली शेयर कर सकते थे लोगों के साथ में कि हाउ वी हैव डेवलप्ड आवर वैक्सीन, एंड इसको ईजिली, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को समझते हुए इसको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कराया जा सकता था, जो कि ऐसा हुआ नहीं। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिसरप्टिंग द एंटायर वैल्यू चेन। अब सर हुआ क्या कि कोविड-19 के टाइम पे व्हाट हैपेंड
कि इस टाइम तक हमारा वर्ल्ड फुल्ली इंटीग्रेट हो चुका है। जो आपका ग्लोबल ट्रेड्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी एक कंट्री में ना हो के अलग अलग कंट्री में उसके अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं, वो कहीं एक जगह जाके असेंबल होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेड ग्लोबल वैल्यू चेन। और इस ग्लोबल वैल्यू चेन पे समटाइम्स ऐसा हुआ कि आर्बिट्रली बिना किसी लॉजिकल के, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के इसको डिसरप्ट कर दिया गया। सो इंटायर ग्लोबल वॉक जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो टूट गया। अब सर मान लो इस पूरे फ्लो में कहीं भी एक ब्लॉकेज आएगा, सो इंटायर फ्लो विल गेट डिसरप्टेड। तो दिस इज कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन में वैल्यू चेन में सिर्फ एक छोटे से पॉइंट ऑफ इशू आएगा, सो इंटायर योर वैल्यू चेन विल बी सफ़र। ठीक है, ये हुआ। देन फोर्थ पॉइंट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। पैंडेमिक तो था ही हमारे यहाँ, और बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एक नई चीज उभर के, दैट वाज सर इन्फोडेमिक। व्हाट इज सर इन्फोडेमिक? इन्फोडेमिक मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उस पैंडेमिक के सिचुएशन को और ख़राब कर रहे हैं। तो सो मेनी फॉल्स इंफॉर्मेशन वेयर जनरेटेड थ्रू सोशल मीडिया साइट्स। इनफैक्ट में बहुत सारे देशों में ऐसा पाया गया कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पास नहीं कर पा रही है। सो दिस इज व्हाट इन्फोडेमिक सिचुएशन अराइज्ड। नाउ फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। इतने वैश्विक स्तर पे महामारी हो रही है, तो उस वैश्विक स्तर के महामारी के लिए वैश्विक स्तर पे रिस्पांस भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। जो रिस्पांस थे वो रिस्पांस फ्रैगमेंटेड थे, हर कंट्री अपने हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही है। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए WHO को लगा कि नहीं, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी जो आगे कहीं विश्व में ऐसे पेंडेमिक जैसे सिचुएशन आए तो हमारा रिस्पॉन्स इस तरह का फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्स ना हो, रैदर हमारे पास एक हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स हो। क्या सर हो? हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स, समग्र रिस्पॉन्स। So this is a goal this is a goal which this treaty, जो ट्रीटी अपना है WHO that proposed, this treaty is trying to achieve। ठीक है, सो इस ट्रीटी के फीचर्स क्या क्या हैं सर? पैंडेमिक ट्रीटी फीचर्स, फर्स्ट पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। मतलब पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले सर पेंडेमिक को होने ही मत दो। मान लो जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से कोई वायरस है, जो वायरस स्प्रेड हो सकता है, सो इमीडिएटली उस जगह क्वारंटाइन कर देंगे, वहाँ पे हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। अगर हमने कोविड-19 वाले केस में चाइना के जो लोकेशन थे वुहान, अगर हमने उसको बहुत इनिशियल स्टेज पे ही वहाँ पे हमने इसको कंट्रोल कर लिया होता तो हो सकता है ग्लोबल पैंडेमिक बनता ही नहीं। सो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर। देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऐसी सिचुएशन आती है तो वी हैव टू फाइट, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। देन रिस्पॉन्स, वो जो रिस्पॉन्स पर हम बात कर रहे थे कि जो रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स बहुत ही फ्रैगमेंटेड था। सो फ्रैगमेंटेड रिस्पॉन्स ना हो के सर हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स की जरूरत है। ठीक है, सो ये ट्रीटी में पहला एक फीचर तो ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फीचर इज फोकस ऑन इक्विटी। फोकस ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म हमने देखा, वैक्सीन नेशनलिज्म का जो हमने फेनोमेना देखा ड्यूरिंग कोविड-19, ये इस बात को दर्शाता है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जिन कंट्री के पास अपनी क्षमता नहीं है, उनके पास तो फिर वैक्सीन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो क्या वहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यू नहीं है?
दिस इज व्हाट दिस ट्रीटी इज ट्राइंग टू से कि सर अमीर हो गरीब हो सब ह्यूमन लाइफ की वैल्यू सेम है। ये वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम पे आप वैक्सीन को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जाने दे रहे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंटायर ह्यूमैनिटी। सो व्हाट शुड हैपन, ये जो इक्विटी क्लाउज लगा रहे हैं कि सारे कंट्रीज को अपनी क्षमता के हिसाब से, सारे कंट्रीज जो कंट्रीज बहुत अमीर हैं जिनके पास ये साधन और सक्षम है वैक्सीन क्रिएट करने में, तो दे शुड क्रिएट वैक्सीन इन बल्क। और जो कंट्री सक्षम नहीं है उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाओ। ठीक है। अगेन थर्ड पॉइंट इज सर्विलांस मैकेनिज्म। सर सर्विलांस मैकेनिज्म ये कह रहा है कि अगर आपके पास सर्विलांस की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है ग्लोबल लेवल पे, डब्ल्यू का मान लो डब्ल्यू के पास वो क्षमता है कि वो वर्ल्ड लेवल पे सर्विलांस कर सकते हैं कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आउटब्रेक होने के वेरी हाई चांसेस है, लाइक वुहान था और भी कुछ एक लोकेशंस थे। तो वो जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको जितना जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे चांसेस है कि हम इसको पेंडेमिक में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है इस ट्रीटी की, वो है सर आईपी वेवर्स। अब ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं कंपनीज के, उसको वेव ऑफ करना। इसका मतलब ये हुआ कि समझो कोई भी दवाई जब अपन बनाते हैं तो ये दवाई किसी न किसी बड़ी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और बड़ी कंपनी उस दवाई के पीछे बनाने में, उस मेडिसिन के पीछे बनाने में दे पुट लॉट ऑफ रिसर्च करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तब जाके कोई नया मेडिसिन आपका खोजा जाता है। तो नया मेडिसिन खोज होने के बाद उस कंपनी के, जिस कंपनी ने वो दवाई बनाया, उस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि ये दवाई सिर्फ हम ही बेच सकते हैं, और उसका प्राइस वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है। एंड इस पे अगर वो दवाई कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर ना कर सके, उसी चीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। जैसे ही मान लो कोई और कंपनी उस दवाई का कंपोजिशन मान लो जान भी गई कैसे बनता है क्या बनता है, लेकिन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। एंड दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन सिचुएशन ही मान लो यहाँ पे आ जाती है ऐसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने एक वैक्सीन या कोई मेडिसिन खोज कर लिया जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस पेंडेमिक जैसे सिचुएशन को सॉल्व कर सकती है। बट वो कंपनी कह रही कि नहीं, मुझे ये मेडिसिन बनाने में बहुत पैसा लगा है, बहुत मैन पावर लगा, हमने पूरा पैसा जो ये वाला हम राइट किसी को नहीं देंगे, मेडिसिन सिर्फ हम ही बनाएंगे और इसका प्राइस हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि सर हम आईपी राइट्स उस कंपनी का प्रोटेक्ट करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मुद्दा कई बार भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी आ चुका है कि कई सारे भारत में बाहर की कंपनियां हैं यूएस वगैरह की, जिन्होंने बोला कि नहीं हम भारत में जो मेडिसिन वी विल नॉट सेल। इट वाज केस ऑफ नोवारेटिस। ठीक है। एंड नोवारेटिस की मेडिसिन थी ग्लिवा समथिंग लाइक दैट। सो नोवारेटिस वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपके आईपी राइट्स के कारण बहुत सारे लोग आपकी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनके करीब ये 2,20,000 रुपये का इनका एक मंथ का डोज हुआ करता था। एड्स की इनकी दवाई थी, 1 महीने का डोज। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनका आईपी राइट्स को कैंसिल करके इनको कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ कर दिया कि आप से मेडिसिन बनाओ। एंड व्हाट हैपेंड, ये 2,20,000 का दवाई के प्राइस घट के इमीडिएटली केम डाउन टू 8,000। जस्ट इमेजिन कि हाउ मच प्रॉफिट दे वेर मेकिंग। सो कभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं चाहती हैं कि इनके आईपी राइट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो, और मोस्टली ये कंपनीज जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये कंपनीज डेवलप्ड कंट्री नेशन में हैं, यूरोप, यूएसए। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी आईपी राइट से वेव ऑफ की बात आती है, सो दे बिकम वेरी रिजिड। पेंडेमिक ट्रीटी में एक बहुत अच्छी बात कही गई, वो ये कही गई है कि हम आईपी वेव, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पे पेंडेमिक में
मेडिसिन की अपने को ज़रूरत है और वो मेडिसिन किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बना लिए है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उस कंपनी के आईपी राइट्स के वेव अप कर देंगे और उस मेडिसिन को हर कंट्री के लोकल लेवल पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। तो दिस इज़ द आइडिया एंड दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाता है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट such treaty can bring to the whole world? First, हमने जो देखा जितने भी चैलेंजेस लॉकडाउन में, दैट विल नॉट हैपन। मतलब जो भी हमने रिपीटेटिव फेलियर्स देखे ड्यूरिंग पैंडेमिक, दैट विल नॉट हैपन। सो प्रिवेंटिंग सच अ फेलियर इन फ्यूचर्स, प्रिवेंटिंग रिपीटेड फेलियर्स। ठीक है सर। सेकेंड, अभी जैसे अपन बात किया इम्फेसिस ऑन इक्विटी, कि सबके पास इक्विटेबल एक्सेस हो एंड फास्टर रिस्पॉन्स। और सबसे बड़ी बात कि WHO इज द ओनली बॉडी जो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को देखता है। तो अगर एक ट्रीटी के अंदर ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के लिए पूरी जिम्मेदारी WHO को दे दी जाती है, सो WHO विल बी मोर empowered, the WHO will be more stronger to tackle such a kind of pandemic in future. ठीक है, so this is what is the benefit। लेकिन इसके अभी ऐसा नहीं है कि इसके अच्छे प्रोविजंस हैं तो सारे कंट्रीज इसको बोल रहे नहीं लॉ बहुत बढ़िया वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इट। सो इट हैज सो मेनी चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे पहले चैलेंजेस तो यही है कि सबसे पहले चैलेंजेस आईपी वेबर्स का। अब जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोल रहे हैं भैया आईपी वेबर्स की बात तो सही है, तुम अच्छी बातें कर रहे हो, बट हम इस पे तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आईपी वेबर्स कर दोगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट इट विल हमारा ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड, डेवलपिंग कंट्रीज ये कहती हैं, उनका डिमांड ये है कि मान लो हमने कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया कि नहीं ये हमारा इन्फॉर्मेशन ये है कि एक पर्टिकुलर जोन में हमने एक आउटब्रेक हमारे साथ वायरस का होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हमें आपको कहे तो हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स के साथ हमें हेल्प मिलनी चाहिए, मेडिसिन वैक्सीन जो भी है हमें इमीडिएटली दो। ठीक है, एंड तीसरी जो बात है वो ये कि पास्ट में भी WHO ने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटी करवाए हैं, बट वो ट्रीटीज़ बहुत ज़्यादा फोर्सेबल नहीं हुए, बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाए। जैसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन करके WTO ने एक अपना ट्रीटी इन्फोर्स कराया था, बट ये ट्रीटी इनइफेक्टिव रहा। इनइफेक्टिव रहने के पीछे ये कारण है कि आप समझो अभी भी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं इज डोमिनेटेड बाय फ्यू पावरफुल नेशंस, एंड फ्यू पावरफुल नेशन में से USA, चाइना एंड यूरोप की कुछ कंट्रीज। ठीक है, तो WHO के पास इतना ही पावर नहीं है कि ये इन लोगों पे जाके अपनी बात को मनवा सके। तो ओवरऑल दिस रिमेन इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ WHO के पास उतनी ताकत नहीं है कि इन कंट्रीज को अपोज कर सके। ठीक है, सो फाइनली बट टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमें ज़रूरत है एक ऐसे ट्रीटी की, बिकॉज अगर पैंडेमिक के टाइम पे हमारे पास कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स होते, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म होता जहाँ पे हम वैश्विक स्तर पे अपने सारे रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कर सकते, तो शायद कैजुअलिटी इतने बड़े लेवल पे नहीं होती, अर्थव्यवस्था के नुकसान इतने बड़े लेवल पे नहीं होती। सो ज़रूरत है कि हम सारे कंट्रीज़ मिल के आपस में निगोशिएट करें और निगोशिएट करके एक ऐसे ट्रीटी के सारे क्लॉज पे पहुँचे जो सबों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, और देखो फेल्योर इज़ पॉसिबल, बट फेल्योर पॉसिबल के कारण हमें अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटी को बनाना चाहिए। WHO को एम्पावर करो और WHO के साथ सारे कंट्री को भी WHO के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना होगा। दिस इज व्हाट वी शुड कंक्लूड। ठीक है, डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो और दूसरा आर्टिकल इज अबाउट टेक जायंट्स फेसिंग EU स्क्रूटनी। सर इस आर्टिकल में एक्चुअली बात ये की गई है कि जो भी अपने टेक जायंट्स हैं लाइक फेसबुक,
यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, गूगल, एप्पल, ये सारे ऐसे प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि फेयर कंपटीशन को प्रमोट नहीं करवाता है। सो ये चूँकि ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, सो बहुत बड़ी कंपनीज होने के कारण इनका जो कंट्रोल है डिजिटल मार्केट पे बहुत हाई है, और ऐसा सिचुएशन में ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये छोटे प्रोडक्ट्स को या फिर अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करने देते। अभी रिसेंटली इंडिया में भी तो केस हुआ था, जिस केस में गूगल ने बहुत सारे ऐप को अपने ऐप स्टोर पे लिस्ट होने से मना कर दिया। फिर फाइनली दे लिस्टेड इट विथ सम चेंज करने के बाद, क्योंकि सीसीआई ने फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला। सो दिस इज़ व्हाट this such a big platforms create एक मार्केट सिचुएशन जहाँ पे ये लोग अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। सो रिसेंटली इशू ये हुआ है, ऐसा पाया गया है कि जिसके आधार पे ये स्क्रूटनी करने जा रही है, जितने भी ये बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को या तो प्रमोट ही नहीं करेंगे, या प्रमोट भी करेंगे तो बिल्कुल एक ऐसे तरीके से जहाँ पे आपको उस कंज्यूमर उसको चूज़ ही नहीं करेगा। उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा कि हाँ ये भी प्रोडक्ट है बट दिस प्रोडक्ट इज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अमेज़न का। अमेज़न क्या है? अमेज़न एक मार्केट प्लेस मॉडल है। अब मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है सर, कि जहाँ पे अमेज़न का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे सेलर अपने गुड्स को लिस्ट करते हैं, भाई मेरे पास ये गुड्स हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर आके इस गुड्स को बाई करना चाहते हैं। ठीक है, और जो फेयर मार्केट होना चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो कंज्यूमर्स आके देख रहे हैं कि किस वाले प्रोडक्ट पे कैसी रेटिंग है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो पहले प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके हिसाब से उन्होंने रिव्यू दिया होगा, रेटिंग दिया होगा। सो उस रेटिंग देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया यार इस कंपनी के इस ये जो प्रोडक्ट है इस पर 2200 लोगों ने रेटिंग दिया है, इसकी रेटिंग 4 स्टार है, तो सर ये प्रोडक्ट अच्छा है। आपने 2-4 रिव्यू पढ़ लिया, रिव्यू पढ़ने के बाद यू डिसाइडेड नहीं सर मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ। दिस इज हाउ ए फेयर मार्केट शुड वर्क। लेकिन इमेजिन करो एक सिचुएशन कि ये जो मार्केट मेरा है, इसको इस तरह समझ सकते हो कि एक मॉल है, मैंने एक बहुत बड़ा मॉल बनवाया, इस मॉल में मेरे पास 200 दुकानें हैं। 200 दुकानें में से मैंने करीब 90-100 या 150 दुकान को मैंने किराए पे लगा दिया। 50 दुकान ऐसे हैं जहाँ पे मैं अपने ही घर में बने हुए प्रोडक्ट को, अपनी फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। सो मान लो मेरी फैक्ट्री में सामान बनता है, क्या क्या सर? कपड़े बनते हैं, शूज़ बनता है, कॉस्मेटिक सामान बनता है। सो 150 दुकान तो बाकी जो नॉर्मल लोगों को मैंने रेंट पे दे रखा है वो लोग भी सेल कर रहे हैं, प्लस 50 दुकान जब मेरे अपने प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये जो 150 दुकान है वहाँ पे भी कुछ कुछ दुकानें ऐसे होंगी जो कपड़े सेल कर रहे होंगे, शूज़ सेल कर रहे होंगे, कॉस्मेटिक आइटम सेल कर रहे होंगे। अब जैसे ही कोई बंदा मॉल में घुसा तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, जो मॉल का मेन एंट्री गेट है उसकी जो सारे दुकानें 50 आगे की वो सारी मेरी दुकानें हैं। मैंने इस तरह से बनाया है दुकानों को कि यार सबसे पहले जो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा मेरी दुकानों को, बाकी जो लोग हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी पीछे की तरफ है, कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो चीज़ मैं वो वहाँ पे कंज्यूमर पहुँच नहीं पा रहा है। मान लो एक यहाँ बहुत अच्छी दुकान है, कॉर्नर पे है, अरे इसके पास पे आइटम्स, इसका रेट सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल के अंदर होर्डिंग लगवा दिया, और वो होर्डिंग कुछ ऐसे लगवा दिया कि जनहित में जारी, ये ऐसे कुछ सिचुएशन कुछ भी होर्डिंग पे लगा दिया। व्हाट विल हैपन कि ये होर्डिंग के कारण ये तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और मेरा पर्पस यही है कि मैं कंज्यूमर को ये देखने ना दूँ इस दुकान को, क्योंकि इस दुकान को देख लेगा तो जो मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो नहीं ले पाएगा, या फिर इस होर्डिंग पे मैं अपना ही प्रोडक्ट को प्रचार कर दूँ। कोई मेरे से बोल भी नहीं सकता, बिकॉज ये तो मेरा मॉल है ना, तो मेरे रूल्स चलेंगे। This is exactly same phenomena is getting replicated on your platform, Amazon platform.
अमेजन क्या करती है, अमेजन बहुत सारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। अब जैसे ही कोई यूज़र सर्च करता है, कोई कंज्यूमर आकर सर्च करता है कि मुझे ना हेयर क्रीम चाहिए, तो जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छी क्रीम है, उसको टॉप सर्च पे ना दिखा के जो अमेजन के 3-4 प्रोडक्ट उसको टॉप पे दिखाया जा रहा है। बार बार आप सर्च को किसी भी तरह से करोगे तो वही प्रोडक्ट बार बार आएगा, एक बगल में लिख के भी आएगा अमेजन चॉइस। सो व्हाट विल हैपन, ये आपको कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है कि आप सर यही प्रोडक्ट लो। और जो सच में मार्केट में इफ़िशिएंट प्रोडक्ट है, जो कॉम्पिटिटिव भी है, इफ़िशिएंट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो आपके सर्च रैंकिंग में आ ही नहीं रहा। सो एक फेयर मार्केट प्लेस का काम ये होना चाहिए था कि ये किसी प्रोडक्ट को टॉप रैंकिंग इस बात पे दिखाए वो प्रोडक्ट कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, और बाकी इसका यूज़र का रेटिंग क्या है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये अपने प्लेटफॉर्म का मोनोपॉलिस्टिक वे में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द कंसर्न। और ये सिर्फ अमेजन तक ही सीमित नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पे भी जाओ, आज मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स गूगल सर्च कहाँ से होके आता है सर? गूगल अपन कुछ भी खरीदना होता है, एनी न्यू थिंग भी सर्च ऑन गूगल, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल उन्हीं साइट्स को या फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराएगा, उनको टॉप पे दिखाएगा जिसके साथ जिसमें गूगल का अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो दिस इज द सिनेरियो। इसी ही सिनेरियो को लेके यू इज वेरी वेरी एंग्री और दे वांटेड टू फाइंड दिस पीपल। ठीक है, अब ये यू का कहना है कि हाउ दिस हैपेंस, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटा, एप्पल, अमेजन, ये करते क्या हैं? तो इन्होंने 3 तरीके से ये लोगों को तंग करते हैं। फर्स्ट इज योर स्टीयरिंग। जैसा कि मैंने बताया अमेजन वाले एग्जाम्पल में, व्हाट दे विल डू कि ये कंज्यूमर को जबरदस्ती फोर्सफुली अपने प्रोडक्ट की तरफ मजबूर करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट की तरफ मूव करें और हमारा ही प्रोडक्ट लें। आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बट दे आर ट्राइंग टू बाय डिफॉल्ट किसी एक मैकेनिज्म सेट कर देंगे कि नहीं हमारा ही प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदे। जैसे कि आपके यहाँ कोई आदमी खरीदने गया मॉल में, अमेजन जब मैं एग्जाम्पल दिया था, मॉल में कोई कॉस्मेटिक्स मैंने हेयर का शैम्पू खरीदने गया, ठीक है, और उसने पूरा मॉल ऐसा घूम कर देखा चारों तरफ, उसको एक ही दुकान देखी। भाई दुकान एक क्या पीछे भी तो थी यहाँ पे, बट पीछे वाली दुकान को क्या हुआ, अपने होर्डिंग से ढक दिया है। तो क्या कंज्यूमर देखेगा एक ही दुकान, इसके यहाँ पे गया, इसने बोला कि हमारे बेस्ट शैम्पू सर ये वाली है, वो भी खुशी खुशी लेके निकल गया। सो उसको इनडायरेक्ट वे में कोर्स किया गया, फोर्सफुली उसको जबरदस्ती उससे सामान दिलवाया गया। दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग। सेकेंड फेनोमेना इज दैट सेल्फ रेफरेंसिंग। देखो स्टीयरिंग और सेल्फ रेफरेंसिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों से फर्क इस बात का है किस सेक्टर, किस साइट से अपन यूज, किस साइट के थ्रू हम प्रमोट कराने जा रहे हैं प्रोडक्ट को। इस वाले स्टीयरिंग में क्या करते हैं, हम कंज्यूमर को फोर्स कर रहे हैं। सेकेंड वाले क्या करते हैं, हम कंज्यूमर को फोर्स ना करके वाट जब भी आप सर्च मारोगे विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी, बाई डिफ़ॉल्ट आपका टॉप सर्च पे वही चीज़ें आने वाली हैं जैसे गूगल करता है। ठीक है, एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोर्स्ड कंसेंट। मतलब आपसे आपकी सहमति, दबाव में बलपूर्वक आपसे आपकी सहमति ली जा रही है। सहमति किस चीज़ की है, आपके डेटा को ट्रैक करने का। ये समझो ये कैसे काम करता है। इसमें यह कहा जाता है कि आप अपने पर्सनल डेटा हमारे साथ शेयर करें, नहीं तो आपको हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करने देंगे। आपको हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो यू हैव टू शेयर सम ऑफ द पर्सनल डेटा। अब पर्सनल डेटा शेयर क्यों कराया जाता है सर, क्योंकि आपकी साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग होती है, उसके थ्रू ये पता करा लिया जाता है कि आपके कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन कौन सी चीज़ों में आप अभी रिसेंट टाइम पे आप बार बार सर्च कर रहे हो। और उसके बाद सर आप किसी भी नेट पे किसी वेबसाइट पे जाओ, आप इनफैक्ट द हिंदू की वेबसाइट खोल लो, आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलो, आपको वही प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाएगा जब तक आप खरीद ना लो। और अमेजन अपना प्रोडक्ट को बहुत बार बार आके, जब भी आप आँख खोल रहे हो, जब भी आप वेबसाइट पे जा रहे हो, दे विल जस्ट शो यू देयर ओन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड फोर्स कंसेंट के थ्रू। दे आर अगेन, ये कोर्सिंग वाला मेथड है, दे आर ट्राइंग टू यूज।
सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और इसी चीज को लेके यू ने भी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग एक्ट लेके आया था, डीएमए, जो कि हमने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था अपने द हिंदू समरी में। डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, डीएमए। एंड डीएमए के अंदर प्रोविजंस हैं, जिस प्रोविजन के अंतर्गत एक प्रोविजन है गेट कीपर्स का। वर्ड ध्यान से सुनिएगा। डीएमए के अंदर प्रोविजन है गेट कीपर्स। गेट कीपर्स का मतलब ये होता है कि जो लार्ज, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, मेटा, गूगल, इन सबों को डीएमए के अंतर्गत गेट कीपर्स कहा गया, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंटरमीडियरीज का काम करेंगे, कंज्यूमर और सेलर के बीच में। ठीक है, सो कंज्यूमर और सेलर के बीच में काम करेंगे। और चूंकि इनके पास ये मार्केट है, जिस मार्केट पे इन लोगों को ये आपस में कन्वर्ज करवाते हैं, और इनके पास पूरी पूरी पावर होती है कि किस तरह के सेलर को अपने लिस्ट करें, किस तरह कंज्यूमर को ये आने देंगे नहीं आने देंगे। सो दे आर कॉल्ड गेट कीपर्स। एंड फेनोमेना, मेन इशू इज दैट कि ये जो गेट कीपर्स होते हैं, इनका जो कंट्रोल है ओवर वाइटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देम सिग्निफिकेंट मार्केट पावर पोटेंशियली लीडिंग टू, ये वर्ड जरूर अपने आप जब ये क्वेश्चन आ जाए, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसी। ठीक है, so in this article starts with measuring internet freedom in India in the last 10 years। इस आर्टिकल में बेसिकली जिस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि इंडिया में और सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वहाँ के लोगों को इंटरनेट का एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दो, वहाँ पे कोई भी आदमी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसे सिचुएशन सबसे ज़्यादा भारत में हुए हैं। एंड सीरियसली दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रीम सिचुएशन। इतने ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन पूरे वर्ल्ड, मतलब 2014 से लेके 2016 से 2022 के बीच में जितने भी इंटरनेट शटडाउन वर्ल्ड वाइड हुए हैं, उसके 60% इंडिया में हुए हैं। इट शोज कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है गवर्नमेंट के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। मे बी वी आर बिकमिंग द नेक्स्ट चाइना इन टर्म्स ऑफ ऑथोरिटेरियन regime। सो व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं कि इस आर्टिकल का जो संदर्भ ये है कि पिछले 6 साल में जितने भी इंटरनेट शटडाउन हुए हैं वर्ल्ड वाइड, 60% पूरा का पूरा इंडिया में हो रहा है। सो डेफिनेटली इट्स अ ट्रबलिंग पैटर्न, खास करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्लस आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। सो दिस इज द सिचुएशन। अगेन जनवरी 2014 से लेके दिसंबर 2023 तक इंडिया इम्पोज टोटल 780 शटडाउन्स, 780 shutdowns again। Imagine this is the one of the highest shutdown worldwide। पूरे वर्ल्ड में हमसे ज़्यादा शटडाउन इंटरनेट को कोई नहीं करता। सो दिस इज द सोइंग, एंड मतलब ये कुछ ऑथर ने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कब कब हमने ऐसा काम किया है। सो वी डिड इट व्हेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। दैट टाइम वी डिड
अभी जम्मू एंड कश्मीर जब से हमने वो हटा लिया है, आर्टिकल 370 को रिमूव किया, सो जम्मू एंड कश्मीर इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ इंटरनेट शट डाउन। देन अगेन 2020 में वी हैड दिस फार्म बिल्स, सो उसमें भी हमने सेम चीज़ किया। सो इट शोज कहीं ना कहीं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो ये माध्यम है इंटरनेट, उसको कहीं ना कहीं हम ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन इंटायर इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पड़ने वाला है। सो एक पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इंटरनेट इज सो इम्पॉर्टेंट, वाई इंटरनेट इज सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि यार इंटरनेट आज के ज़माने में व्हेन वी आर इन 2023-24, आज के ज़माने में इंटरनेट कोई एडेड और क्या बोलते हो आप उसको, एक्स्ट्रा आइटम हमारे लाइफ में नहीं है। इट्स नॉट समथिंग एंसिलरी आइटम इन आवर लाइफ, बट इट्स एन एक्सटेंशियल रियलिटी। मतलब हम इंटरनेट के बिना जीने का सोच नहीं सकते। जस्ट दो दिन आप बिना इंटरनेट का रह के देखो, यू विल फील कि यू आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, यू डोंट नो एनीथिंग। इट हैज बिकम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोचो आपको फिर से वापस उस जमाने में जाना पड़े जहाँ पे आप फिर से टेक्स्ट मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज ना हो, आप टेक्स्ट मैसेज करो। यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू फेसबुक, इंस्टा और न्यूज चैनल्स में यूट्यूब। सो दिस इज गोइंग टू हैव सीरियस रिपरकशन। अब हमने इंटरनेट ने हमारे लाइफ में वो बदलाव ला दिए हैं कि हम इंटरनेट के बिना जीने का सोच नहीं सकते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन और कनेक्शन में एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आया, एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। इनफैक्ट आपके 68 बीपीएससी में एक ऐसे भी आया था कि इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ये बात अक्षरशः सही साबित होती है कि या ट्रूली इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। सेकंड पॉइंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हाट वी फेल्ट कि इंटरनेट हैज टर्न आउट टू बी अ लेवलिंग और इक्वलाइजिंग फोर्स। जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एजुकेशन को, उन लोगों को इंटरनेट ने क्या क्या इक्वलाइजिंग फोर्स की तरह काम किया। इट प्रोवाइडेड एक्सेस टू द एजुकेशन। नाउ मेनी न्यू स्किल्स आर गेटिंग जनरेटेड। थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सारे कंपनीज आज अपने मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ऑर्डर्स कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, इनफैक्ट कंज्यूमर ही कंपनी तक पहुंचने के लिए दे यूज इंटरनेट। ठीक है, और इनफैक्ट एक ये इसी आर्टिकल डेटा के बारे में बात की गई है कि जो इंडिया में इंटरनेट का डिसरप्शन हुआ है, वो उसके कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसके कारण जो जीडीपी में लॉस आया है, पूरे वर्ल्ड वाइड लॉस का 70% है। सो यू कैन इमेजिन इसके कितने हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, बट अगेन पॉइंट ये उठता है कि अगर इतने हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सो वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या स्टैंड है, लेट्स सी। सो सबसे पहले गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन वी आर डूइंग इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो इनका ये दिस पॉइंट इज वैलिड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। लाइक कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ या फिर जानबूझ के एक ऐसे वीडियोस को, जानबूझ के प्रोपेगेंडा वीडियोस को, रॉयट करवाने वाले वीडियोस को जानबूझ के वाइल्ड फायर की तरफ फैलाया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ों को फैलाना बहुत आसान है, तो कोई भी चीज़ जस्ट विद इन आवर्स इट कैन बिकम वायरल। और अभी हमारे पास इतना कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम व्हाट्सएप को बोले यार इमीडिएटली तुम पहले इस चीज़ को रोको, फेसबुक को बोले इमीडिएटली इस चीज़ को रोको। और नॉट ओनली व्हाट्सएप एंड फेसबुक, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इन सबको अलग अलग डायरेक्टिव ऑर्डर पास करके उसको रुकवाने से बेहतर है कि हम इस फेक न्यूज़ को वायरल होने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे दंगा और किसी और तरह का कॉन्फ्रंटेशन होने की संभावना है, वहाँ पर हम इंटरनेट के कट ऑफ कर दें। तो दिस इज वन वैलिड रीजन। अगेन, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। समटाइम्स कहीं पे किसी पे छोटे छोटे जगहों पे कुछ वाद विवाद होने के चांसेस हैं। ठीक है, कहीं पे कोई जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है,
सो दिस कैन बी कंट्रोल अगेन, जैसे मैंने बताया कि फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने के लिए सो गवर्नमेंट डज दिस। बट यहाँ पे इश्यूज ये है, सबसे बड़ा चैलेंज की बात ये आती है कि नेशनल सिक्योरिटी और ऐसे मुद्दों में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, इट कैन बी डन। बट समटाइम्स आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो रहा, गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने कोई नया कानून लेके आया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट के किसी नए पॉलिसी से अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, एंड उस प्रोटेस्ट को आप दबाने के लिए आपने क्या किया, आपने इंटरनेट ही वहां पे कट ऑफ कर दिया। सो दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और सर ऐसा होता क्यों है? दिस हैपन बिकॉज अपने इंडिया में देर इज नो अपडेटेड लॉ, ठीक है, जो कि इंडिया के इंटरनेट गवर्नेंस को रूल करे। इंडिया इज प्रेजेंटली, इंडिया का जो ये जितने भी ये इम्पोजिशन शटडाउन लगाए जाते हैं, दो शटडाउन्स आर डन अंडर द एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट। और ये टेलीग्राफ एक्ट ब्रिटिश टाइम पे लाया गया था, इट्स अ कॉलोनियल लॉ। दिस कॉलोनियल लॉ के जो प्रोविजंस थे, सोचो ब्रिटिश के ज़माने में कोई लॉ बनाया जाएगा तो वो यही सोच के बनाया जाएगा कि यहाँ के जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको दबाने के लिए उस टाइम पे, और उसी चीज़ को हम आज यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जो कुछ कुछ प्रोविजंस लाइक जिसमें टेलीग्राफ एक्ट अंदर प्रोविजंस है कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप शटडाउन जैसे प्रोविजन को आप कर सकते हो। बट ये पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर इज वेरी वेग, मतलब इसका कुछ ने बहुत ही इजली टू द पॉइंट उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया है कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट करेंगी। तो ये बहुत ही वेग है। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चार आदमी खड़े हैं, चार आदमी खड़े होके ये किसी एक ऐसे मुद्दे को विवाद खड़ा कर सकते हैं जिससे उस पर्टिकुलर रीजन का पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है। मैंने बोला इंटरनेट शटडाउन लगा दो, बट क्या एग्जैक्टली वहां पे इंटरनेट शटडाउन करना जरूरी है? सो दिस इज अ वेरी वेग टर्म। ऐसी वेग टर्म का फायदा गवर्नमेंट उठाती हैं। तो दिस इज व्हाट द कंसर्न इज। सो इसी सब चीज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जजमेंट दिया कि इंटरनेट, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इंटरनेट शटडाउन इन्फ्रिंजेस ऑन इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया इंटरनेट शटडाउन is complete violation of individual's right of freedom of expression and access to information। जो उसके मूलभूत अधिकार हैं अभिव्यक्ति के और सूचनाओं के एक्सेस के, उसका उल्लंघन है। इनफैक्ट एनी शटडाउन फॉर इंडेफिनिट पीरियड, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का आपने पीरियड दे, ठीक है, लेकिन आप परपेचुअल मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक आप इंटरनेट शटडाउन हो, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, एंड इट सेज कि राइट टू इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, एंड दिस फंडामेंटल राइट इज राइट फ्रॉम वेयर? आर्टिकल 19। और सर ये सारी बातें हुई कहाँ थी, किस पर्टिकुलर केस में? दैट नेम ऑफ द केस वाज अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डेफिनेटली राइट इन द एग्जाम। इस केस को जरूर आप एग्जाम में लिखें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट स्टैंड, और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट्स अभी भी शट डाउन
रेगुलरली किए जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ राइट ट्रैक, वी आर नॉट इन ए वेरी गुड पोजिशन। और आप देखेंगे कि जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स पे जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, वर्ल्ड वाइज इंडेक्सेस आते हैं, उन सारे इंडेक्सेस पे लगातार हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिए, सिविल प्लस पॉलिटिकल लिबर्टी is far important than socio-economic development। ये स्टार्टिंग में हमें लगता है कि नहीं दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, अगर हमें ये देना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है। और अक्सर जितने भी ऑथोरिटेरियन रिजाइम होते हैं वो यही कहते हैं हम सामाजिक और आर्थिक रूप से डेवलपमेंट कर रहे हैं और इन चीज़ों पे हनन होता है। लाइक चाइना आप देखोगे, चाइना का पर कैपिटा इनकम सो मच डेवलपमेंट, बट यहाँ पे जीरो। और सो मच चाइना इज फेसिंग इशू। आज ताइवान पे लास्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया, ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान सिर्फ इसलिए नहीं चाइना के साथ जाना चाहता है बिकॉज ओनली दिस कि ताइवान अपना सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी का जो उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, दे डोंट वांट टू गिव अप। तो दिस इज व्हाट इंडिया, इफ इंडिया में चीज़ें हो रही है तो दिस इज नॉट गुड, वी शुड डेफिनेटली टेक सम करेक्टिव स्टेप्स। एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड शुड भी सबसे पहले तो भाई लॉ को मॉडर्नाइज करो, ठीक है, और ये जो वेग प्रोविजंस हैं वेग प्रोविजंस को हटाओ। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करो। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने में क्या, आपने किस पर्टिकुलर रीजन के कारण इंटरनेट शटडाउन लगा उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कीजिए। थर्ड पॉइंट इज सर कि अगर गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी, मान लो डीएम के लेवल पे या फिर उसके ऊपर के लेवल पे कोई ऑर्डर आता है, सो इंटरनेट शटडाउन को वहाँ पे जुडिशियल कमिटी होनी चाहिए जो इस चीज़ को ऑथराइज करे कि हाँ ये जो सर इंटरनेट शटडाउन के बिना सिचुएशन को संभालना पॉसिबल नहीं है। सो एक जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी हो जो इस चीज को अप्रूवल दे। एंड फोर्थ, एवरी इंस्टीट्यूशनल बॉडी दे शुड रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल्स राइट। हर नागरिक के राइट्स को रेस्पेक्ट करे कि हर नागरिक के पास राइट है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट एंड राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दिस इज अ फंडामेंटल राइट as per the Supreme Court's ruling, ठीक है। So this is what we should move forward, and ultimately we should conclude in such kind of scenario, civil and political liberties lays down a foundation for a robust, profound democratic government as well as democratic way of life. This is what we should conclude with such kind of questions. Done. So let's move to next article. Our next article is that based on the editorial written by the Hindu itself, मतलब जो हिंदू की टीम होती है एडिटोरियल की, उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू 2 दिन पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट वाज दैट कि द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ठीक है। एंड दिस रिपोर्ट हैज़ पब्लिश सो मेनी, मतलब ये भारत के यूथ जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में इन्होंने बहुत सारे ग्रीन सिचुएशन को दर्शाया था। जैसे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इनफैक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ मोर इन एजुकेटेड पीपल, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से ये है कि 2000 में अनएम्प्लॉयमेंट in educated youth was just 35.2% unemployment, and it rose to 65.7% in 2022, ठीक है। and apart from that जो नॉर्मल जो अनपढ़ लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.4%, बट वहीं पे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑफ 29.1%। सो पढ़े लिखे यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सो व्हाट डज इट शो?
इसका मतलब ये हुआ, ये शो करना चाहता है कि जो या तो जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या तो ये दशा रहा है, या तो फिर इनका जो एजुकेशन है उनके एजुकेशन उनको वो स्किल इम्पार्ट नहीं किया कि जो इनको जॉब दिला सके। सो कहने के लिए इनके पास डिग्री है, दे आर फॉर्मली एजुकेटेड बट दे लैक द स्किल्स to survive in the industry or get employed in the industry. So basically this is the real case. Opportunity के अलावा the real case is the skill they don't have. So there is a mismatch of what skill that is required to get employed in an industry and what they are being imparted. और जो शैक्षणिक स्तर है बहुत जगहों पे वो इतना नीचे है कि दे आर नॉट एबल टू इवन राइट एन ईमेल। दिस इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इनफैक्ट आई में रिपोर्ट में मेंशन किया है, यू कैन सी हियर कि वाइल इंडियाज लार्ज वर्कफोर्स इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, द रिपोर्ट नोटेड दैट कि दे डोंट अपीयर टू हैव द स्किल, they don't appear to have the skill to deliver 75% of youth unable to send emails with attachment। एक ईमेल जिसके साथ आपको कोई फाइल अटैच करके भेजनी है, फोटो डॉक कुछ भी, they are not able to send। 60% are unable to copy and paste। This is some of the basic skill। 90% unable to put a mathematical formula into spreadsheet। मतलब जो लोग एक्सेल और गूगल शीट पे काम करते हैं तो सिंपली उनमें फार्मूला पुट करना होता है सो दैट काम बहुत ईजिली हो जाए। सो दे आर नॉट एबल टू पुट ऑल दिस थिंग्स एंड जस्ट इमेजिन जो लोग ये काम नहीं कर पा रहे, जिनके पास इस बेसिक नेसेसिटीज नहीं है स्किल्स, आज एआई के ज़माने में ऑल दिस वर्क्स विल बी डन बाय एआई। अब कुछ ही टाइम में ऐसा आएगा कि ये छोटे छोटे आप एआई को बोलोगे कि सर हमारा ये फाइल है, हमारा फाइल मेल में अटैच करके भेज दो, किसको भेजना पूछेगा, वो एआई आपका मेल भी ड्राफ्ट कर देगा, एआई फाइल भी अटैच कर देगा एंड आई विल सेंड इट टू जिसको आप भेजना चाहते हो। कॉपी पेस्ट क्या तो पूरी कोडिंग कर देगा। सो एक तरफ मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तरफ लोगों बच्चों के पास जो नए हमारे पास एजुकेटेड यूथ इमर्ज हो रहे हैं उनके पास स्किल नहीं है, ठीक है, एक तरफ समस्या है कि उनके पास स्किल सेट नहीं है। और दूसरी तरफ मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जो कि लोअर लेवल पे जितने भी आपके मैनुअल रिपीटेटिव काम्स होते हैं सारे के सारे काम कर देगा ये। सो एक तो सिचुएशन और भी ग्रीम होने वाली है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाली है। दिस इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज ट्राइंग टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीज़ों पे बात की गई है, कुछ और चीज़ों पर बात की गई है। जो इंडिया का मेजॉरिटी वर्कफोर्स है that is 83% of the total workforce of a youth, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और जब बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सर समझो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होता है कि एक वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब 15 से 64 साल के एज ग्रुप के ऐसे कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो 15 से 64 के एज ग्रुप में हमारे पास 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 48 लोग काम करना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, ये लोग आर कॉल्ड लेबर पूल। और मुझे पूछोगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हुआ, दैट विल बी 48%, मतलब 48 डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन। सो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि जिस कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन में सिर्फ 48% लोग ही काम करना चाह रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, इट शुड बी 80-90, क्योंकि हमारी जो कंट्री है दिस इज वेरी यंग कंट्री। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बात करते हैं, जनसंख्यिकी लाभ के बारे में बात करते हैं, वो लाभ तभी आ पाएगा ना कि जो हमारा यूथ है, मेजॉरिटी यूथ एम्प्लॉयड हो। सबसे पहले तो लेबर पूल में है,
फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, ये 48 लोग काम करना चाहते हैं, 48 में सिर्फ 44 को ही काम मिल रहा है, 4 को काम नहीं मिला। सो 4 डिवाइडेड बाई 48, दिस इज कॉल्ड योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन है सर, ये आपको सही पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि इसमें से जो आपके 100 में से 52 लोग काम करने नहीं गए। जस्ट इमेजिन वो काम करने क्यों नहीं गए, what kind of situation, what scenario they are facing, what kind of situation they are facing। they उनको लगा नहीं मुझे काम ही नहीं करना, मुझे काम तो मिलना ही नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये अवधारणा बैठ गई हो कि नहीं हमें कुछ काम मिलना उलना है नहीं, फालतू जगह दिमाग लगाना, घर बैठो आराम से। सो दिस इज नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर इंडिया। अच्छा, अब ये लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। सो एक टर्म यहाँ सर यूज होता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि मान लो ये आपका ये आपका किसी भी कंट्री का एज प्रोफाइल मतलब 0 से 15 साल तक के लोग, 15 से 64 के लोग, फिर 64 से ऊपर के लोग। तो ये सारे लोग तो काम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो ये लोग, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है। सो मान लो ये पॉपुलेशन तुम्हारा 10 है, ये पॉपुलेशन 20 है, ये पॉपुलेशन टोटल 50 है। सो एक्चुअली में ये वर्किंग डिपेंडेंसी रेशियो शुड बी 20, ये वाला 20 प्लस ये वाला 10 प्लस 50 जो काम करने वाले हैं, मतलब 3/5 मतलब 0.6%, सॉरी 60%। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो 50 टोटल काम करने वाले एज ग्रुप में है, 50 के 50 तो काम करने जा नहीं रहे बिकॉज ऑफ का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी वेरी लो। इट इज़ अराउंड 40-50% मान लेते हैं, तो सिर्फ 25 लोग ही काम करने जा रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल 0 है, तो 25 का 25 काम कर रहे हैं। सो अब हमारे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंसी रेशियो 20 + 10 डिवाइड बाय 25। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा कैच है। कैच सर वो ये है कि यहाँ पे जो 25 लोग थे जो काम कर सकते थे, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन और काम करने नहीं जा रहे हैं, तो वो तो भी सर डिपेंडेंट ही हुए ना किसी न किसी तरह से। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन के द्वारा जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं उसी पे डिपेंडेंट है, तो सर वो भी तो यहाँ काउंट होगा। और ये सर आपको किसी भी किताब, किसी भी इकोनॉमिक सर्वे कहीं पे ये बात नहीं की जाएगी कि जो लेबर फोर्स में जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर दे आर ऑल्सो बिकमिंग डिपेंडेंट। सो इट इंक्रीजेज डिपेंडेंसी रेशियो वेरी हाई। और वी आर बीइंग सेड कि इंडिया इज अ कंट्री जिसका भी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज चल रहा, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज चल रहा। जैसा चाइना ने किया, जैसा अदर कंट्रीज किया, वैसे इंडिया इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ फेज जहां पे इसके मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है। बट सर डेमोग्राफिक डिविडेंड तब मिलेगा ना जब आपके मेजॉरिटी पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी 70 to 80% काम करने जाए, और सिर्फ काम ही नहीं करें, इनका जो जॉब हो वेल पेड जॉब हो। मतलब ये दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करने नहीं जा रहे हैं, इनके पास एक सेफ सिक्योर जॉब है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है, जहाँ पे इनकम सिक्योरिटी भी है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी है। बट इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है सर कि जॉब सिक्योरिटी वगैरह ना हो के ये लोग लो स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड जॉब है मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन है। 90% हमारा जो वर्क फोर्स है दैट इज ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। और अभी जो अपनी गिग इकोनॉमी इमर्ज हो रही है, दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज यहाँ पे फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन होता है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। उसके बाद एक और जो सबसे बड़े ILO रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है, वो समझने वाली बात है, बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही लॉजिकल बात है कि बार बार अभी गवर्नमेंट का क्लेम आ रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट
अब हमारा अच्छा हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2004-5 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल इट वाज अराउंड 59-60%, गिरते गिरते वो 48-49% पे आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये 2000 का मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली इट्स डिक्लाइनिंग, देन सडनली 2022 में इंप्रूव करता है। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन फॉर वुमेन, आप देख सकते हो वुमेन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिक्लाइनिंग एंड देन मूविंग। मतलब इसका ये डिक्लाइनिंग का मतलब ये हुआ बहुत लोग अब काम करना ही नहीं चाहते। क्यों काम नहीं करना चाहते भाई? वो उम्मीद छोड़ दिए, उनको उम्मीद है ही नहीं कि मैं भारत में अब काम मिल सकता है। और बेरोजगारी मतलब उनको सर्च करने के बावजूद भी दे आर होपलेस, सो दे विड्रॉ फ्रॉम द लेबर फोर्स। लेकिन जो सबसे यहाँ पे लॉजिकल बात समझने वाली ये है कि इस जिस पीरियड में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट बोलती कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने रिसेंट टाइम में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि डिक्लाइन हो रहा था, उस पीरियड में हमने 2020 से 22 के बीच में हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ एंड गवर्नमेंट सेज इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 2019-20 के दौरान जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इतने खराब फेज से जा रही थी, फॉर्मल जॉब्स बहुत बड़े लेवल पे फॉर्मल जॉब्स खत्म हो रहे थे, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स आर कमिंग बैक टू होम। सो उस सिचुएशन में जहाँ पे जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो कैसे उस सिचुएशन में जॉब राइज? अगर ये जॉब उस समय पे पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज राइजिंग, दैट मीन्स कि पीपल आर फोर्स टू एंटर इनटू लेबर फोर्स। और ये लेबर फोर्स में आके काम क्या कर रहे हैं सर? दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहे हैं। These are the low paying jobs. In fact, it has mentioned, ILO report has mentioned the paradoxes. यही पैराडॉक्स मेंशन कर रहा है कि आप इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, बट एक्चुअली वो जो पीरियड था वो पीरियड है जहाँ पे पूरे वैश्विक स्तर पे और भारत में भी बहुत बड़े स्तर पे फॉर्मल जॉब्स, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है। तो इस सिचुएशन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम एक अच्छा जॉब क्रिएट कर पाएंगे। सो डेफिनेटली जितने भी जॉब्स क्रिएट हुए, जितना अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा, तो बेसिकली फार्म एक्टिविटी, दिहाड़ी मजदूरी, ऑल दिस थिंग्स में सारी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। तो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल वाज अबाउट। दिस आर्टिकल में सारी बात की गई है, ग्रीन सिचुएशन के बारे में बताया, ये भी बताया गया है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताएगी कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये इंडिया का सबसे बदतर है। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज इन 2022 इट वाज 32.8%। इनफैक्ट आज से आप 5 साल 6 साल पुराना डेटा देखेंगे, इट वाज ओनली 23.7%। ये भी सडन राइज इसलिए किया क्योंकि जो हमारे यहाँ मेथोडोलॉजी है इसको कैलकुलेट करने की, उसमें चेंज आया। इसके पहले एनएसएसओ के डेटा के थ्रू वी यूज टू कैलकुलेट आवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इन 2017 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, ये वाला मेथड को बंद करके गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। उस सर्वे में डेटा का साथ समथिंग हैज हैपेंड एंड दिस इंक्रीज टू 32.8%। अगेन द सेम फेनोमेना। आप समझो कि जिस टाइम पे सारे का सारा जॉब्स आर श्रिंकिंग, दैट टाइम पे दिस इज राइजिंग, सो इट रेजेस सम सस्पिशन। सो दिस इज व्हाट सो मच कंसर्न being generated. So what, and in fact एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट पे, जो आईएलओ की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पे रिएक्ट करते ये बोला कि यार गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, जॉब जनरेट नहीं हो पा गवर्नमेंट थोड़े ना सबको हायर करने के लिए बैठी हुई है। सो डेफिनेटली सर, वी ऑल्सो नो गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू हायर, बट गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट द इनेबलिंग कंडीशन। आप सिर्फ वैसे इन्वायरमेंट बना के रखो ना कि जहाँ पे नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हो, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो, जो रियल प्लेयर्स हम सच में आके जॉब करें। सो नई फैक्ट्री सेटअप हो, नए मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, आप ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ भारत को इंटीग्रेट करो ना। तो सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट कैन डन।
So it's not only that, so creating slogan only make in India and Atmanirbhar is not going to work. What we have to do something concrete on the ground. Skill India, वो India. So we can create lot of slogans. But point here is that कि क्या वो बातें धरातल रूप से, जमीनी रूप से आ रही कि नहीं आ रही हैं, ट्रांसलेट हो रही कि नहीं हो रही है. दिस रिपोर्ट इज द ग्रीम रिमाइंडर कि बड़ी बड़ी बातें अब जितना भी कर लो, हमें ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ेगा. एंड अगर हम नहीं करेंगे, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके बारे में हम लोग इतना कूदते रहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा इज द बिगेस्ट असेट, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर. क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है, जो यूथ जिसके बारे में अपन बात करें, जो कोई स्किल नहीं है, ये यूथ विल बिकम ए लाइबिलिटी. उनको एक लाइबिलिटी बन जाएगी जिसको हमें सिर्फ ढोना पड़ेगा. दे विल नॉट बी एन एसेट फॉर अस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट. एंड अगेन एक और रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है, दैट इज कम डाउन टू 1.7, आई थिंक वेल बिलो 1.7. सो दिस इज ऑल्सो वेरी TFR, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट. सो इंडिया का जो पॉपुलेशन अब श्रिंक होने जा रहा है, कम होने जा रहा है. तो जो हमारा यूथ वाला जो फेज है और जल्दी खत्म होगा, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज है वो जल्दी खत्म होगा. और हमारा एक टाइम 2050 तक जो हमारी 20% पॉपुलेशन होगी, वो होगी 60+, 64+ वाली पॉपुलेशन. सो धीरे धीरे डिपेंडेंट लोगों का जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा होता जाएगा. तो इट्स वेरी वेरी हाई टाइम कि हम फोकस करें इन चीज़ों पे, कैसे हम वेल पेइंग सिक्योर वाइट कॉलर जॉब्स जनरेट कर सके. सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट. लेट्स मूव टू द प्रीलिम सेक्शन. So in our prelim section, the very first article is that कि China sends glacier water from Tibet to climate hit Maldives. So basically इसको मैंने prelim section में इसलिए रखा कि this news is not very much important from men's perspective. ठीक है. prelim perspective रखने के पीछे उद्देश्य ये है कि चाइना मालदीव्स के वो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाइना उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअली मालदीव के साथ में इशू क्या है कि मालदीव इज़ वेरी लो लाइंग आइलैंड, और यहाँ पे जो नीचे से ना सी वाटर आर सीपिंग इनटू इट्स लैंड. तो जो उसके अंदर के पानी है, दैट वाटर आर बिकमिंग सलाइन. सो माले में वाटर क्राइसिस, मालदीव्स में वाटर क्राइसिस होता रहता है. सो सेम सिचुएशन हैज़ ऑल्सो हैपेंड इन 2014. 2014 में सिचुएशन हैपेंड, माले में कुछ वाटर क्राइसिस हुआ एंड दे इमीडिएटली आस्क्ड इंडिया फॉर हेल्प. और इंडिया विद इन 12 घंटे के अंदर इंडिया रीच्ड देयर विथ सम 300 टन ऑफ वाटर्स. ठीक है. एंड दैट नेम वॉज ऑपरेशन नीर. जो इंडिया का ऑपरेशन था, दैट वाज नेम्ड ऑपरेशन नीर इन 2014. बट इन रिसेंट टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि मालदीव्स के साथ में इंडिया का संबंध बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे. वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई है, दैट इज एंटी इंडिया गवर्नमेंट. सो दे आर हैविंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद चाइना. बट द ज्योग्राफी विल डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेसी विल what जियो स्ट्रैटेजी एंड डिप्लोमेसी कैन परस्यू. सो चाइना के तिब्बत रीजन से पानी ला के वहाँ पहुँचाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कंपेरिजन टू इंडिया. इंडिया से बहुत पास में है. वी कैन फ्रॉम केरला, वी कैन लक्षद्वीप, वी कैन ईजिली सेंड द वाटर. सो लेट्स सी what situation can unravel and how, with in comparison to our operation need, how China's helping with water will work. So this is was our first news. Second news is about your India's growing TB challenge. सो अभी एक रिपोर्ट आई थी. उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि एज पर वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023, 1 लाख लोगों में से 190 अप्रॉक्स 200 न्यू इन्फेक्शन इंडिया में पाए जाते हैं, टीबी के इन्फेक्शन. एंड 13% पेशेंट्स ऐसे हैं, 13% पेशेंट ऐसे हैं जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हैं.
सो टीबी के केसेस में आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा इशू है वो आज के डेट में एमडीआर है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। इसके ऊपर जाके फिर एक्सडीआर होता है जो सारे ड्रग्स लेवल फेल कर देता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द सिचुएशन इज, व्हाट दिस आर्टिकल वाज अबाउट। सबसे पहले जो टीबी है, टीबी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड Mycobacterium ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका नाम पड़ा है टीबी। और ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये टाइनी एयर बोर्ड, मतलब एयर में कोई ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके थ्रू ये कफ और छींक या फिर बोलने थूकने के कारण ये बैक्टीरियाज एयर में जाते हैं, फिर एयर से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, एंड हाउ दे इन्फेक्ट अदर पीपल। दिस इज द केस। और इंडिया में टीबी का एक बहुत बड़ा बर्डन है, और हमारी गवर्नमेंट ने प्लान कि बाई 2025 वी विल इन टीबी, बट ऐसा कोई होने वाला नहीं है। 2025 तक हमारी गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इन टीबी, बिकॉज टीबी इज नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि टीबी इज नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रैदर इट्स अ बायोसोशल प्रॉब्लम, मतलब कि टीबी इज अ बायोसोशल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस कि हाउ टीबी विल अफेक्ट ए पर्टिकुलर पर्सन। लाइक पुअर लिविंग कंडीशन, आपको जो रहने की व्यवस्था है वो बहुत ही अनहाइजेनिक है। माल न्यूट्रिशन, मतलब आपके खाने में सर किसी न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर। सो इफ यू हैव पुअर न्यूट्रिशन, तो आपका वीक इम्यून सिस्टम होगा, तो सो यू आर लेस एबल टू फाइट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आपका यू आर हैविंग वेरी स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, और आपके पास वो टीबी वाला बैक्टीरिया आप पे अटैक किया, बट वो आप पे इफेक्ट नहीं कर पाया। बट व्हाट हैपेंस इन द पीपल विथ पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, दे आर नॉट हैविंग सच अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पुअर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, टीबी का ट्रीटमेंट तो ऐसा नहीं बहुत कॉस्टली है, बट बिकॉज ऑफ पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सो योर एक्सेस टू ट्रीटमेंट इज वेरी पुअर, वेरी लो। ठीक है, एंड फाइनली लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि आपको टीबी हो गया, काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो दिहाड़ी मजदूरी पे जाते थे 300 400 500 रुपये पर डे पे काम करते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हो। एंड फाइनली टीबी हो जाने के बाद एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। स्टिग्मा समझते हो आप? एक स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा का हिंदी होगा कि आपके ऊपर एक गलत अवधारणा आपको लेकर बन जाती है, सोशल स्टिग्मा, कि आपको टीबी हो गया है, सो आपको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टीबी डज। ठीक है, सो दिस इज इन दिस आर्टिकल, यही आर्टिकल में बात की गई थी कि इंडिया में टीबी को ख़त्म करना इट्स नॉट सो इजी, इट्स एन इलिसी, मतलब बहुत दूर का ड्रीम है। वी हैव टू वर्क आउट ऑन मेनी फ्रंट्स। ठीक है, नॉट ओनली सिर्फ हम कि उनको मेडिसिन दें, बट मेडिसिन के अलावा जो न्यूट्रिशन का इश्यूज़ है, जो स्टिग्माज हैं, जो न्यूट्रिशन का ये अपना हाइजीन का इशू है, हम सबको सॉल्व करें। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल वाज ट्राइंग टू टेल अबाउट। ठीक है, इसके अलावा जो ये एक और आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। क्यों दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो कि हमने अपने द हिंदू के समरी में भी कवर किया है। एक छोटा सा इमेज आया, इस इमेज में इट इज़ मेंशन्ड, लुक एट द इमेज, ए मैन वॉक्स थ्रू the salt canyon near Dalal in Dankail Depression in Afar region in Ethiopia. So देखो डायरेक्टली क्वेश्चन देकर पूछ सकता है कि अफार रीजन कहाँ पाया जाता है, इथियोपिया में पाया जाता है, बट इसके पूछने की संभावना कम है। ठीक है, दनकाइल डिप्रेशन यही पूछ सकता है, समटाइम्स सीनियर न्यूज़ करके कहाँ पे है, सो दिस कैन बी आस्क्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं सर? 95%। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है सर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। किन किन कारणों से न्यूज़ में है?
उसके पीछे है सबसे पहला कारण कि यहाँ पे यमन यमन इज़ अ ग्राउंड जहाँ से हौदी मिलिशिया ग्रुप जो भी लगातार न्यूज़ में बने हुए थे, हौदी हौदीज वे टारगेटिंग हौदीज वे टारगेटिंग शिप्स। इस रूट से जो भी शिप्स पास कर रही हैं, हौदीज उन सारे शिप्स को टारगेट कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, मोस्टली शिप्स यहाँ से न जाके पूरा ऐसे घूम के हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले नीचे से आते, सिर्फ केप ऑफ गुड ऑफ होते, फिर से वापस यूरोप जा रही हैं। एंड दिस इज अ रीजन जहाँ पे रेड सी कनेक्ट्स विथ योर Indian Ocean, and this is called Bab al-Mandeb Strait. This region. So this region is because of news, because of this Houthi militia. Your terrorist organization, they are continuously attacking any ships going through this Red Sea zone. ठीक है। उसके अलावा ये जो सोमालिया है, सोमालिया भी रिसेंटली पायरेसी के लिए बहुत पुराने फेमस है। पिछले 10-15 साल 20 साल से आई थिंक कि पायरेसी जो भी शिप्स यहाँ पे जाती हैं, ये लोग उस पर चढ़ जाते हैं, चढ़ के यहाँ पे दे विल लूटपाट मचाएंगे। सो दिस टू बिकॉज ऑफ दिस टू रीज़न ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले इथियोपिया ने एरिट्रिया, ये दोनों आपस में बहुत लंबे 20-25 साल से कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए थे। एंड दे फाइनली दे रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। एंड उसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ का जो प्रेसिडेंट था उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। सो दिस बिकॉज ऑफ दैट दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम से पूछना होगा तो ये पूछ लेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। तो सर वी विल स्टार्ट फ्रॉम एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड एक और जिबौती। जिबौती एक चीज़ के लिए और फेमस है कि चाइना ने यहाँ पे अपना नवल बेस बनाया है। सो जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स का डॉक्ट्रिन है, जो भारत को हर तरफ से घेरने का प्रयास किया जाता है, सो इंडिया ने यहाँ पे जिबौती में अपना चाइना ने जिबौती में अपना नेवल बेस बनाया है। सो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया ने सेशल्स के साथ में डील किया था। सेशल आइलैंड जो कंट्री है कि वहाँ पे इंडिया वाज ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट इट्स ऑन नवल बेस, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया फाइनली। सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू काउंटर दिस, देखते हैं इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट टुडेज इंटायर न्यूज़ एनालिसिस। आप इस न्यूज़ के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स बेस्ड, आप शाम में जाएं, शाम में हमारे ऐप पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस। और इसका हमें एवरी डे वी पब्लिश दिस नोट्स, 2 पेज नोट्स, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प समराइज वे में पब्लिश 2 पेज नोट्स। कि अगर आपने वीडियो देखा है तो इट्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज फ्रॉम दिस नोट्स लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे कीवर्ड, सारे पॉइंट, सारी चीज़ें आप दी हुई हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड गो टू आवर वेबसाइट टू डाउनलोड दिस नोट्स। थैंक यू ऑल।